गुड मॉर्निंग क्लास, है ना। हम लोग को जो टॉपिक आज देखना है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, है ना, यानी कि प्रशासनिक सिद्धांत का विषय हमें देखना है। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इन सारी चीजों तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी हम इन सारी चीजों को देखते जाएंगे। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया प्रशासनिक संस्कृति के बारे में, बेसिक आइडिया आपको मिल गया और साथ ही साथ आपने देखा है कैसे संस्कृति प्रभावित करती है हमारे प्रशासन को, या फिर आप कह सकते हैं कि कैसे संस्कृति महत्वपूर्ण है किसी भी प्रशासन को समझने के लिए। अब आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, प्रशासनिक सिद्धांत। इसको हम एक एक कर आराम से समझेंगे। अब इसमें भी अगर आप देखिए तो अलग अलग सिद्धांत पढ़ना है, लेकिन हम पहले कुछ बेसिक समझते हैं। जैसे सबसे पहला सिद्धांत जो आपको पढ़ना है वो है एल्टन मिलो का सिद्धांत, जॉर्ज एल्टन मिलो, ठीक है। लेकिन इन सिद्धांतों को समझने से पहले हम इनके श्रेणियों को समझेंगे, इनके कैटेगरीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आप समझ पाए कि हमारा विषय क्या है, ठीक है। अब जैसे हम जब बात कर रहे हैं प्रशासनिक सिद्धांत की, प्रशासनिक सिद्धांत, तो प्रशासनिक के बारे में हमने काफी चर्चा कर लिया है। अभी जो हमें डिस्कस करना है सबसे पहले वो है सबसे पहले, ठीक, सिद्धांत किसे कहते हैं? व्हाट इज द थ्योरी? नियम हो गए, चलिए ठीक है। और एकदम बेसिक से बता सकते हैं, कोई इशू ऐसा नहीं है। नियम कानून हो गया कुछ, है ना, एक स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो नियम कानून या स्टैंडर्ड कह रहे हैं आया भी कहां से? हाँ चलिए हम लोग चालू करके अब देख लेंगे, है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा भी है पहले कि हम जब हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में हमारे लिए जो भी चीज है वो दूसरा अनुवाद है, ठीक है। दूसरा अनुवाद कहने के लिए कि ओरिजिनल शब्द क्या है, थ्योरी कौन से शब्द से आया है? थ्योरी, वेरी गुड, है ना, ठीक। थ्योरी कौन सी भाषा में है ये? ग्रीक भाषा, वेरी गुड, हिंदी में बोल देंगे यूजली, है। ग्रीक भाषा से आया है। और इसमें भी खासकर आप क्या देखिएगा, इसका मतलब क्या हो जाता है? सरल शब्दों में, इन इट्स सिंपलेस्ट सेंस, इसका मतलब होता है टू लुक एट, देखना, है ना, टू लुक एट या देखना, ठीक है। और इसी को अगर आप हिंदी के दृष्टिकोण से देखें सिद्धांत, तो आप देखिएगा ये जो शब्द है थ्योरी, ये क्या हुआ? सिद्धांत ट्रांसलेट हुआ है। और सिद्धांत का काम यहाँ करेक्शन बनता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसीलिए अंग्रेजी और हिंदी शब्द दोनों को जानना जरूरी हो जाता है, है ना, कि जो हिंदी शब्द सिद्धांत कहां से ट्रांसलेट हुआ, वो अंग्रेजी शब्द थ्योरी से ट्रांसलेट हुआ। थ्योरी शब्द कहां से आया? तो थ्योरी शब्द थ्योरिया से आया, जिसका मतलब क्या होता है? देखना, ठीक है। या फिर अगर हम इसको और सरल शब्द में कह सकते हैं तो किसी अवधारणा के बारे में व्यवस्थित ज्ञान करना, है ना, या सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अ कांसेप्ट, ठीक है। अब व्यवस्थित ज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब हो गया? सिस्टमैटिक नॉलेज। उसके और एक शब्द हम क्या यूज करते हैं बार-बार? सिस्टमैटिक, व्यवस्थित ज्ञान के लिए अगर हमें व्यवस्थित ज्ञान चाहिए किसी फील्ड में, किसी विषय पर, तो क्या करना होगा? किस तरीके का अध्ययन? गहन अध्ययन करना, लेकिन कैसा? पद्धति क्या होगी? और एक शब्द बताओ? रिसर्च करेंगे, है ना। और एक शब्द बताओ उसके लिए क्या हम लोग बार-बार यूज करते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन, है ना, साइंटिफिक स्टडी करेंगे, है ना, ठीक है। वही बोल रहे हैं बात, है ना, ज्यादा सा लगा, है ना, और क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। गलती करने से नहीं डरना है ना, ये बात याद रखिए। गलती करने से नहीं डरना है, गलत हो जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, सुधार करेंगे, है ना, इसलिए चिंता नहीं कर रहा है। और उसकी भी चिंता मत करिए, जिसको हमारे उसकी भी चिंता मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इस बात को समझिए कि हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो साइंटिफिक स्टडी से क्या होता है? जैसे हमने बार-बार कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन से साइंटिफिक स्टडी से हमें सटीकता मिलती है, एग्जैक्टनेस मिलता है। और जब एग्जैक्टनेस मिलेगा तो हम अपने आप को आगे के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे भी हम और थोड़ा
मिटाता है? मिटा देता है, ये तो बेसिक आपको, ठीक है। अब देखिएगा थ्योरी फॉर्मुलेशन कैसे होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखते हैं थ्योरी सिद्धांत, ये फॉर्मुलेशन कैसे होता है। अब आप देखिए जैसे जो साइंटिफिक अध्ययन या फिर नेहा ने जैसे कहा रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च में सबसे पहला चीज या फिर अगर आप याद करते हैं राजनीति सिद्धांत भी आपने पढ़ा हुआ है, सबसे पहला चीज वैज्ञानिक पद्धति में क्या करना होता है? सबसे पहला चीज साइंटिफिक मेथड में पढ़ना है। साइंटिफिक मेथड को हमने सिंपलीफाई करके 4 स्टेप्स में बांटा। सबसे पहला स्टेप हाँ ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना, है ना। निरीक्षण करेंगे हम सबसे पहला चीज। अब आप बताइए जब हम निरीक्षण करेंगे उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? डाटा कलेक्ट करेंगे। चलिए इसको हम कैसे समझेंगे? अब देखिए हम जब निरीक्षण करेंगे ना, अब जैसे हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, खासकर हमारा जो विषय सोशल साइंस का विषय है, सामाजिक ज्ञान है ना। अब सामाजिक ज्ञान के लिए जैसे मैंने बार बार कहा है, हमारा लैबोरेटरी कहाँ है? कोई बता कमरा होगा हमारा लैब? नहीं होगा, वो साइंस वालों के लिए। हमारे लिए क्या है? हमारा सोसाइटी, हमारा समाज है, ठीक है। तो हम जब अपने सोसाइटी में घूम रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारा समाज कैसा है, और उसी में ऑब्जर्व करते करते हमें क्या बहुत सारी समस्याएं नजर आ जाएंगी। अब ये जो समस्याएं हमें नजर आएंगी, हमें क्या करना है? इन समस्याओं की पुष्टि करना है कि सही में ये समस्या है कि सिर्फ दिख रहा है ऐसे नाम का, है ना। तो इसीलिए जो भी चीज हमें दिखता है और जो भी कल्पना हमारे दिमाग में आती है कि ये समस्या का ये कारण होगा, हम क्या करते हैं? उसकी पुष्टि का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे अभी आप देखिए हम लोग बार बार कहते हैं कि सिमडेगा पिछड़ा है, ठीक है, सिमडेगा जिला पिछड़ा है, ऐसे बोल देने से जरूर होगा। हमें क्या करना है? इसकी पुष्टि करनी है। तो किन कारणों से हम कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र क्या है? पीछे पड़ रहा है ना। जबकि आप देखिएगा तो बहुत सुंदर माहौल है ना। यहाँ जैसे आप लोग रहते हैं तो आप देखिए प्राकृतिक रूप से आप देखिए बहुत भरपूर है ना। इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, इतने सुंदर सुंदर जंगल है ना, हाथी भी है ना, तो सुंदर है जगह। लेकिन हम क्या कहते हैं कि इसे कह रहे हैं क्या, किस आधार पर तो? तो इसीलिए हम क्या करते हैं? तथ्य संकलन करेंगे, है ना, और उसके आधार पर हम देखेंगे अलग अलग वेरिएबल्स के आधार पे कि क्यों हम इसे जिस कैटेगरी में डाल रहे हैं, जिस श्रेणी में डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, है ना। तो इसे हम और ब्रॉड सेंस में कह सकते हैं कि हम पहले निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण करने के बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये ऑब्जर्व या ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद हम करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। प्रयोग करेंगे, है ना, और प्रयोग के माध्यम से हम क्या करेंगे? जांचने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या कारण है ना। हमारी जो भी परिस्थिति है, जो भी सामाजिक समस्या हम बोल रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि ड्रॉप आउट रेट यहाँ ज्यादा है, लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्या क्या समस्या है ना। पढ़ाई के संसाधन नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड वगैरह नहीं है, क्या समस्या है? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या समस्या? बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। तो सबसे प्रबल कारण कौन सा है? इस पर हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। तो पहले निरीक्षण किए तो एक समस्या पता चला, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, ठीक है, यानी प्रयोग करेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल्स, कौन कौन से चीज क्या है उसको प्रभावित कर रहे हैं, है ना, कौन कौन से चर उसको प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स। और एंड में जब एक्सपेरिमेंटेशन होगा, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्या करेंगे? हम करेंगे टेस्टिंग, जांच करेंगे, ठीक है, जांच करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये सारी चीजें, ये प्रक्रिया जाने के बाद क्या बनेगा? सिद्धांत बनेगा, है ना। निरीक्षण करेंगे, प्रयोग करेंगे, व्याख्या करेंगे, जांच करेंगे, और उसके विश्लेषण के रूप में हमारा क्या बनेगा? सिद्धांत बनेगा, वैज्ञानिक पद्धति से, साइंटिफिक मेथड से, है ना। तो साइंटिफिक मेथड या फिर वैज्ञानिक पद्धति की हम बात कर रहे हैं, उसका परिणाम होगा ये थ्योरी, सिद्धांत, है। अब सिद्धांत बन जाने के बाद क्या फायदा होगा? कोई फायदा है? सिद्धांत बन जाएगा तो क्या फायदा होगा? बहुत तेज बता रहे हैं, नहीं है? अगर लगेगा तेज तो बताइए, थोड़ा आराम से चलेंगे, बताइए। सिद्धांत बन जाएगा तो कोई फायदा है हमारे लिए? क्या फायदा? सर इनसे अगर कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहेगा तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्या मतलब इनसे कभी
भी हो गया, और कुछ होगा लिख देते हैं, है ना, यहाँ लिख देते हैं, अंडरस्टैंडिंग आएगा विषय, है ना, ठीक है। सिद्धांत अगर बन जाएगा हमारा इस तरीके से, तो हमें इसके बारे में ज्ञान आ गया, है ना, तो चलो हम उस विषय को समझ पाएंगे, ठीक है, समझ पाएंगे तो और क्या फायदा है। समझ जाएंगे कि क्या समस्या है तो कुछ होगा। हाँ, वेरी गुड। तो हम जब समस्या को समझेंगे तो उसका बेहतर विश्लेषण हो पाएगा, ठीक है। जब उसका बेहतर विश्लेषण करेंगे तो हम समझेंगे कि अगर यहाँ ड्रॉप आउट रेट है, यहाँ ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है तो क्यों है ना, अगर यहाँ लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम कल्पना, अभी अगर मैं कुछ कहूँ तो सिर्फ वो कल्पना मात्र होगा, लेकिन अगर ये जांच करेंगे, इस तरीके से स्टडी करेंगे तो हमें क्या होगा, सटीक चीज पता चलेगा। अब सटीक चीज पता चलेगा हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, उस समस्या का सही में समाधान निकाल सकते हैं, और सही में समाधान निकालने पर हमारे पास वास्तविकता में अगर कोई सिद्धांत बन पाएगा तो उससे क्या होगा, उससे हम अपने विचारों को, अपने आइडियाज को प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से ज्यादा बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे, है ना, हमें वास्तविकता में पता रहेगा क्या समस्या है, और तब उसे बेहतर ढंग से हम लागू कर पाएंगे। और यही सारी चीजें हमें फिर क्या करेंगे, यही सारी चीजें फिर हमें आगे के सिद्धांत में, है ना, इसको हम कह सकते हैं फ्यूचर थ्योरी बिल्डिंग, आगे के सिद्धांत निर्माण में हमें क्या करेंगी, सहायता करेंगी, फ्यूचर थ्योरी बिल्डिंग में मदद करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने सिद्धांत का महत्व डिस्कस किया, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में हमने अभी सिद्धांत का महत्व समझा कि सिद्धांत क्यों जरूरी है ना, किसी भी समस्या को हमें समझने में सहायता देगा, और उस समझ से हम क्या कर सकते हैं, आगे के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बना सकते हैं, आगे के लिए कुछ ऐसे व्यवस्थित जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं जो हमारी समस्याओं को सुलझाए, साथ ही साथ हमारे भविष्य को और क्या करें, सिक्योर कर सके और बेहतर बना सके, ठीक है। इसीलिए सिद्धांत हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत ध्यान रखें, समझ गए, क्लियर? अब हम लोग थोड़ा इसमें घुसेंगे प्रशासनिक सिद्धांत, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में हम लोग जाएंगे, इसको बेटा बता दिया है, आपको इसका नहीं समझ में आएगा तो बताइए, ठीक, चलिए इधर यूज कर लेते हैं, है ना। अब आप देखिए, जैसे हमने सीखा है प्रशासन का कोर क्या है, मतलब जो प्रशासन विषय है किसके इर्द गिर्द घूमता है, हाँ, उसका मूल आधार क्या, यूनिट क्या है, संगठन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब भी हम प्रशासन के बारे में देखिएगा तो ये विषय आपको बार-बार सुनने को मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, है, क्योंकि प्रशासन का मूल विचार ही है कि आप क्या कर रहे हैं, एक विचारधारा के अनुसार काम कर रहे हैं, इसमें संगठन प्रशासन में या फिर आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन उसका बेसिक यूनिट, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर अलग-अलग विचार के लोग हैं तो काम करना मुश्किल होता है, इसलिए कहा जाता है कि प्रशासन जो है एक विचारधारा वाले लोग एक दिशा में काम कर रहे हैं, एक उद्देश्य के लिए, है ना, प्रशासन के, है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इसको काम करने के लिए इसमें किसकी आवश्यकता होती है, तो इसमें 4 एम की आवश्यकता होती है, या इसके 4 तत्व भी आप कह सकते हैं, 4 तत्व, 4 कंपोनेंट्स, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है, बेस तैयार कर रहे हैं, यानी कि प्रशासनिक सिद्धांत क्यों ही पढ़ना है ना, इसको हम पहले समझेंगे, तब हम समझेंगे एडिटर मानव के सिद्धांत को, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी वो दिया है, ठीक है, ऑथर ने एक्सपेरिमेंट्स किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया, मनुष्य का क्या महत्व उसको जाना है, लेकिन उसको जानने से पहले जरूरी है कि सिद्धांत क्या है, सबसे पहले उसका महत्व क्या है, क्यों ही उसको पढ़ के क्या फायदा होगा हमारा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने समझ लिया कि सिद्धांत हमें क्या करता है, कंसेप्ट, अवधारणा देता है, ठीक है, जिससे हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं, आगे अपने आप को कुछ भी चीज को प्रैक्टिकली लागू करना है तो अवधारणा बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए अभी एक बेंच देख लीजिए, आपको क्या लगता है, बेंच अपने से बना दिया होगा किसी ने, पहले सोचा होगा, अवधारणा बनाया होगा, है ना, और तब बहुत साइंटिफिक स्टडी के बाद देखा गया होगा जो बेंच बना है, ये बना है ना, तभी आप देखिएगा इसमें आपका बैग रखने के लिए भी जगह है, लिखने के लिए भी है ना,
ये थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन इसी चीज में अगर आप प्रयास करें कि मैं इसमें सो तो संभव है नहीं, क्योंकि इसके साथ जो अवधारणा जुड़ी है पढ़ाई की जुड़ी हुई है ना। अगर वही आप देखिएगा सोने के लिए आपको चाहिए तो कैसे आपको कराया जाएगा, बेड एकदम फ्लैट रहेगा है ना, तो उसमें रोड़ा वगैरह ना है ना, जैसे ये देखिए स्मूथ, ठीक है। तो वो आइडिया जुड़ा। उसी तरीके से जब हम प्रशासन को भी देखते हैं तो ये सिद्धांत जरूरी हो जाता है समझ, ठीक है। तो हमने सिद्धांत क्या वो समझ लिया, अब हम नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं प्रशासन से उसको रिलेट करना, ठीक। अब जब प्रशासन के बारे में हम बात करते हैं तो हम इसे सिर्फ समझने की दृष्टिकोण से कहते हैं इसके 4 तत्व जो हैं वो है 4M, ठीक है 4M। ये 4M क्या क्या है, तो सबसे पहले लिख देते हैं मैन, मशीन, मनी, मेथड, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, मनुष्य, ये इसको बोल सकते हैं यंत्र या मशीन भी बोल लीजिए, ये हो गया मुद्रा या पैसा, और ये क्या हो जाएगा पद्धति, है ना, ठीक है। तो हिंदी में आपने देखा ये बदल है ना, लेकिन अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं 4M, मैन, मनी, मेथड, मशीन, ठीक है। ये 4 है, ये 4M मिलकर क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सुचारू रूप से काम करने में महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। ध्यान से इसको हो सके तो इसको बढ़ा भी लीजिए, देख भी लीजिए 4, ठीक है। इसी के आधार पर आप देखिएगा हमारे आने वाले सिद्धांत बने है ना। हम सिद्धांतों को क्या करेंगे, श्रेणीबद्ध करेंगे और तब समझेंगे, ठीक है। अब जैसे ये 4M का मॉडल जब आपने बना लिया एक संगठन में 4M महत्वपूर्ण उसके तत्व हैं, अब इसमें आप लोग क्या करिए, इसको ध्यान से देखिए, है लीजिए 30 सेकंड का टाइम लीजिए, हो सके तो कॉपी में बना भी लीजिए और ध्यान से इसको देखिए, है ना, देखिए यस। हाँ। अब बताइए कि अगर इन तत्वों को, इन चारों तत्वों को अगर आपको मैं कहूं कि इन्हें 2 श्रेणियों में बांटना है, you have to divide this into how many categories, 2 categories, 2 श्रेणियों में इन्हें बांटना है। कैसे बटेगा, कोई समानता कोई अंतर है इनमें, इन एलिमेंट्स में, तत्वों में बांटा जा सकता है तो यस सर। कि सब एक ही श्रेणी के हैं। सर प्रशासनिक सिद्धांत ऊपर लिखा है टॉपिक, फिर उसको 2 श्रेणियों में बांटेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्योरी। अच्छा ठीक है, इसको नहीं कहूंगा, इसको ये वाला संगठन का 4 तत्व जो बोल रहे हैं, इन 4 एलिमेंट्स को 4 तत्वों को हम बांट सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। क्या इनमें कोई समानता में अंतर है, आराम से समझ लो, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, हमारा नॉर्मली आराम से समझ लो, सोचो कोई रिलेशन है, कोई संबंध है इनमें, क्या क्या है, सर सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। चलो ये तो समानता हो गई है ना, ये इसमें सिमिलैरिटीज हमने देख लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंतर है इसमें, कुछ डिफरेंस है, सबका कार्य अलग अलग है, सबका कार्य अलग अलग अलग, ठीक है। चलिए ये भी ठीक है, उद्देश्य एक है। हाँ कार्य अलग अलग कर रहा है, ठीक है। अब आप बताइए चारों मिलकर काम करेंगे तभी तो संगठन काम कर पाएगा, है ना, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि इन्हें 2 श्रेणियों में बांटना है, 2 कैटेगरीज में इसको बांटना है, हाँ सोचो इसको कितना कैटेगरीज में बांटना है, 2 कैटेगरीज में बांटना है, ठीक है। एक कैटेगरी मनुष्य और मुद्रा हो सकता है, दूसरा पद्धति और यंत्र, ठीक है। क्यों, देखिए हम यही बात बोल रहे हैं कि हम लोग जो भी जवाब देंगे ना सोचेंगे कि क्या कारण हो सकता है, ठीक है। जैसे मनुष्य और मुद्रा को साथ में क्यों रखें, इसलिए कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए मनुष्य तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, चलो वेरी गुड, और जब मनुष्य है तो संगठन को चलाने के लिए मुद्रा जरूरी है। ठीक है। और सेकेंड में इसलिए शायद हाँ क्योंकि पद्धति, मतलब पद्धति चाहिए होगा कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो पद्धति में यंत्र या इस्तेमाल। अच्छा ठीक है, चलिए तो अब कुछ हद तक इसको सही मान रहे हैं।
लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से अगर ऐसे सोच के देखिए कि आपने तो सबका अपना तो बता दिया है ना, और उसमें कहा कि मनुष्य क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्यों ना जब मैंने दो श्रेणियों में बांट रहे हैं, डिवाइडिंग इट इनटू टू कैटेगरीज, तो ऐसा नहीं कर सकते कि मनुष्य को एक तरफ कर दे, बाकी सबको एक तरफ कर दे। हाँ, संभव नहीं है? चलिए, और जब इस तरीके से बांटेंगे तब आप सोच के देखिए तो मनुष्य को अलग क्यों रख रहे हैं, बाकी को अलग क्यों रख रहे हैं? मनुष्य उसका संचालन करता है, दिशा निर्देश देता है। चलिए, है ना, कुछ हद तक हम सही मान के चल रहे हैं ना। अब आप देखिए मनुष्य एक तरफ है और बाकी तरफ आपने क्या क्या रख दिया, मशीन को रख दिया, मनी को रख दिया और मेथड को रख दिया, ठीक है। इन सबको आपने दो हिस्सों में बांट दिया। अब आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इन चारों में इकलौता मनुष्य ही है जो जीवित है ना, ठीक है। जैसे अभी इस क्लासरूम में क्या, अगर हम कहें प्रशासन के छोटे मॉडल को देखें, अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, एक दिशा में एक उद्देश्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, एक ही दिशा में है। अभी आप देखिएगा तो क्या बस आप लोग रहे और मैं रहूं तो क्लास हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा। इस लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए ना, चौक चाहिए ना, ठीक है। अब लिखते लिखते कहिए मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, टूट गया चौक, ठीक है। इसको दिक्कत हुआ, नुकसान हुआ, चलिए, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नहीं कंसीडर करना, आप लोग देखते लोग लिखते लिखते बहुत बार चौक टूट जाता है, ठीक है। अब यही चीज आप सोचिए कि हम पढ़ाते पढ़ाते अचानक से डांट दिए किसी को, अरे कूद रही तो बदमाशी कर रही है, ऐसे डांट दी तो क्या होगा, मेंटल स्टेटस वही रहेगा, ध्यान लगेगा क्लास में? नहीं लगेगा, है ना। यानी जिस उद्देश्य के लिए हम एक साथ यहाँ बैठे हैं उसमें क्या होने लगेगा, विफलता आने लगेगी, है ना। तो इसीलिए आप देखिए कि आप मशीन, मनी और मेथड को यूज कर सकते हैं कितने भी एक्सटेंड तक, लेकिन इनमें सिर्फ एक ही तत्व ऐसा है जो जीवित है और जिसे आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर ढंग से बाकी के संचालन के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, वो है मनुष्य, क्योंकि वो जीवित है, लिविंग है। और इसीलिए आप देखिएगा एक संगठन में जब ये चार तत्वों को हम देखते हैं, चारों तत्व महत्वपूर्ण है, ये चारों तत्व एक साथ आते हैं तभी संगठन बनता है। और ये चारों तत्वों में से आप देखिएगा सब अपना अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हम किसको मान रहे हैं, मनुष्य को, मैन को, क्योंकि यही जीवित है और सबसे क्या है, सुप्रीम है, सबसे सर्वोच्च है। अब आप देखिएगा कि ये मनुष्य ही है जो क्या करेगा, निर्धारित करेगा कि कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना है, ठीक। और खासकर अगर आप देखिएगा तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज का विकास हुआ। इंडस्ट्रीज एक ही बार से नहीं, और आज का इंडस्ट्री जैसा आपको पता है सब रोबोट कर लेते हैं, अब तो एआई का जमाना है, कमांड बस लिख दिए सब अपने से काम हो जाता है ना, ठीक है। तो वैसा जमाना उस समय नहीं था जब ये सिद्धांत बन रहे थे, धीरे धीरे इवॉल्व हुए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो संगठन है इसमें मनुष्य की भूमिका महत्वपूर्ण थी, इनफैक्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन हम धीरे धीरे समझेंगे संगठन में कैसे इनका प्रयोग है। अगर हम बात करें जल्दी से आपको बता दें तो ये क्या काम कर रहा है, ये ह्यूमन रिसोर्स है ना, संगठन में क्या है, मानवीय संसाधन है संगठन के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा के आधार पे क्या होगा, सारा फाइनेंशियल मैटर्स इकट्ठा करना, जो भी करना होगा, ठीक है। और मेरा जो मशीन है या मशीन के लिए हम कह सकते हैं हमारे जो संगठन का डिजाइन है ना, जिस तरीके से काम होना, जो भी यंत्र यूज होने, वो सारा चीज किस में आ जाएगा, मशीन में आ जाएगा। और किस तरीके से संगठन में काम होना है किस में आ जाएगा, पद्धति में आ जाएगा। तो इन चारों तत्वों में से आप देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण कौन है हमारे लिए, मनुष्य, ठीक है। ऐसे चारों महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है, मनुष्य है। अब आप देखिएगा कि अब इतना बेसिक हमने जान लिया, संगठन हमारे सामने है, सिद्धांत हमने समझ लिया है। अब हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना कि कैसे हमारे इतिहास ने हमें प्रेरित किया कि हम अलग अलग सिद्धांत बनाएं, अलग अलग आइडिया, अलग अलग अवधारणा के तरफ बढ़े, ठीक है। अब 18वीं सेंचुरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ है, क्या हुआ है, 18वीं शताब्दी 18वीं सेंचुरी, खासकर आप देखिएगा तो इस समय आसपास कुछ हुआ है ब्रिटेन में, यूरोप में, दुनिया का विचार बदलने लगा इस समय से। क्या हो रहा था,
फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और वैचारिक दृष्टिकोण से हाँ इस समय में आप कह सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति। और क्या औद्योगिक क्रांति, है ना, समझे? अब देखिएगा औद्योगिक क्रांति को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई है ना, मशीनों का आविष्कार हुआ। ठीक है, समझ गए? औद्योगिक क्रांति एकदम सरल है ना, क्या है? उद्योगों के क्षेत्र में क्रांति आई है ना। अब जो उत्पादन पहले हाथ से होता था कैसे हो रहा है? मशीन से हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या हो गया, क्या बताए थे इसके बारे में? उत्पादन बढ़ गया है ना। जो चीज पहले हाथ से होता था मशीन से होना, मशीन वही काम और तेजी से करना, ठीक है। अब आप बताइए, ठीक है, यहाँ पर जितने लोग आप लोग बैठे हैं, आप लोग कोई क्रेन चलाना जानता है? क्रेन मशीन देखें, जेसीबी चलाना जानते हैं? हाँ, आप लोग देखते भी होंगे कि जब भी खुदाई होता रहता है, आदमी लोग खड़ा होकर देखते रहता है, अचंभे की बात है, अरे कैसे खोद ले रहा है ना, ठीक है, आकर्षित करता है उन लोगों को, ठीक। अब आप बताइए, है ना, आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्यों आप लोग जेसीबी चलाना है, ट्रेन चलाना नहीं जानते हैं? है ना, यानी कि वो सीखना पड़ेगा, टेक्निकल स्टडी है ना, ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको अलग से सीखना पड़ेगा। उसी तरीके से आप बताइए, नए नए मशीन्स आ रहे हैं, जो काम पहले हाथ से होता था कैसे होगा? मशीन से होगा, ठीक है। मशीन ऐसे ही चला देंगे हम, हाँ, हमें सीखना पड़ेगा अलग से, है ना। तो जो मजदूर औद्योगिक क्रांति से मजदूर को क्या हुआ? तो आप देखिएगा इन मजदूरों के लिए मार्केट छोटा था, यानी अब उनको काम सीखना था। अगर वो स्किल्ड लेबर नहीं होंगे, वो मशीन चलाना नहीं जानेंगे, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगा, है ना। तो इसीलिए क्या देखने को मिला कि उद्योग जब बने तो उद्योग उस समय चले, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एडवांसमेंट होने लगा, जैसे जैसे विज्ञान में प्रगति होने लगी, नए नए मशीन आने लगे, तो एक समस्या उठने लगी कि उत्पादन उतनी नहीं है ना, एब्सेंटिज्म हो रहा है, यानी कि जो मजदूर है वो काम से क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं, मशीन चलाना नहीं आ रहा है। तो हमें जितना उत्पादन चाहिए, जो हमारा कैपेसिटी था, वो हो नहीं रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो इसीलिए अब जरूरत महसूस हुई कि ये जो समस्या है, उत्पादन क्षमता को हम नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सीधा सीधा अभिप्राय क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आपने देखे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण उत्पादन जब बढ़ा, तो उत्पादन बढ़ने का परिणाम क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या मतलब? अब हमारे पास खपत करने के लिए ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन मान के चलिए कि जैसे अभी क्या खासकर आप देखिएगा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहला आप देखिएगा ये हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हम कपड़े बनाने के क्षेत्र में, खादी के क्षेत्र में आप देखिएगा क्या हुआ? सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन आया, सबसे पहला रेवोल्यूशन हम देखते हैं। अब आप बताइए, एक कपड़ा हम कितना दिन पहनते हैं? डेली बदलते हैं एक कपड़ा? मेरे प्रियो, ऐसे कहने का मतलब एक कपड़े को कितने साल तक पहन लेते हैं? कहने का मतलब ये थोड़ी कि हाँ वो तो हम लोग चेंज करते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन ऐसा कहने का मतलब है कि हम लोग इसको कितना साल तक पहनेंगे, जब तक चलेगा, है। ये तो डेली हमने ना आज पहने फेंक दिए, आज पहने फेंक दिए, नहीं जाएगा वो अलग बात है ना। लेकिन हम किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि हाँ ये मेरे पास कब तक रहेगा? मशीन बनाते तो इसका क्वालिटी और अच्छा है हाथ से बनने की तुलना में, है ना। तो ये सालों 10 साल चल रहा है, मान के चलिए एक कपड़ा मेरा 1 साल चल रहा है, ठीक है। मशीन का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, डेली काम कर रहा है, डेली हम शर्ट खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो वो जो इतना शर्ट बना रहे क्या करेगा? मार्केट खोजेगा, है ना। तो इसलिए हमने क्या कहा कि मार्केट क्यों खोज रहा है? क्योंकि जो उत्पादन हुआ है जब तक उसको नहीं बेचेगा मुनाफा है नहीं, है ना। और इसीलिए आप देखिएगा उत्पादन हम बढ़ाना भी चाहते हैं, हम ज्यादा उत्पादन बढ़ाएं, ज्यादा ग्राहकों को बेचें ताकि ज्यादा मुनाफा हो। लेकिन जब मेरा उत्पादन ही कम हो रहा है तो मुनाफा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, वो तो संभव ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए क्या किया गया? इसलिए वो सवाल उठने लगा, अरे हमारा तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा, है ना, प्रोडक्टिविटी उतना है ही नहीं, हमारे जो श्रमिक हैं वो उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको कायदे से दिन में 10 कपड़े बनाने चाहिए, बना पाने से 5, है ना। तो बात हुआ कि हमने अपने संगठनों को क्या करना पड़ेगा? नियमित करना पड़ेगा, उनमें एफिशिएंसी लाना पड़ेगा, दक्षता बढ़ानी पड़ेगी। और इसके बाद से तब आप देखिएगा कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने बैठकर इस पर काम किया, अध्ययन किया, है ना। इंजीनियर्स लोग आए, लगे,
साइंटिफिक स्टडी चालू हुआ और तब जाके इस क्षेत्र में अलग सिद्धांत बनने लगे। समझे क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आने से क्या हुआ? इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ। अब जब विस्तार हुआ तो उस क्षेत्र में हमें क्या चाहिए? उसी तरीके के हमें ज्यादा मजदूर चाहिए, ज्यादा श्रमिक चाहिए, है ना, जो उस तरीके से काम कर सके, उन मशीनों में काम कर सके। तो उस मशीनों में काम करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? स्किल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। और वो नहीं आने में क्या होने लगा? जब उनको नहीं आता है तो वो गायब होने लगे, है ना, है ही नहीं मशीन चलाने वाला कोई, और साथ ही साथ बहुत अच्छे से नहीं आता, धीरे धीरे भी काम कर, बहुत सारे कारण थे। लेकिन क्या देखा गया कि जितना उत्पादन चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा था। इसी कारणवश आप देखिएगा कि बहुत सारे विद्वानों ने क्या किया? अनेक सिद्धांत बनाने शुरू किए, और यहीं से फिर हमारे विषय में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज की शुरुआत होती है। अलग अलग सिद्धांत आने लगते हैं, और इन सिद्धांतों का भी अलग अलग दौर रहेगा, है ना। जैसे ये जो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी पढ़ने वाले रहते हैं, ये बाद में आया, ठीक है। पहले बात था कि हमें सबसे पहला फोकस क्या है? एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ानी है, ताकि हम ज्यादा उत्पादन कर सकें, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहते हैं इसको थोड़ा सा आप कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी इतना सब समझ गए ना अभी? कोई डाउट है? हम लोग कहां से शुरू किए? सिद्धांत क्या है बेसिक समझ गए, है ना। सिद्धांत का फायदा क्या है? अच्छी समझ होगी, विश्लेषण बढ़िया करेंगे, भविष्य के लिए तैयार होगा, और भविष्य में और नए सिद्धांत भी बना पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा संगठन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण तत्व क्या है? उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है जिसमें हम सुधार कर सकते हैं, जिसके संचालन से क्या हो सकता है? अंतर आ सकता है कोई भी संगठन में, इसको हमने देखा। फिर इसके बाद हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति आने के बाद क्या समस्या खड़ी हुई हमारे सामने। उद्योगों का जब विस्तार हो रहा है उसकी तुलना, उसके अनुपात में श्रमिकों का वैसा विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए दक्षता बढ़ाने के लिए कुछ हमें रेगुलेटेड मॉडल्स चाहिए थे, कुछ सिद्धांत चाहिए थे, कुछ नियम चाहिए थे, और जिसके लिए आप देखिएगा अनेक सिद्धांत बनने शुरू हुए। समय दर समय अलग अलग सिद्धांत आते थे, उनका फोकस, उनका केंद्र बिंदु अलग अलग था, और उसी हिसाब से आप क्या देखिएगा? अलग अलग श्रेणियों में हम इन सिद्धांतों को बांट भी पाते हैं, ठीक है। इन श्रेणियों, इन अलग अलग थ्योरीज को हम बांटते हैं। इसको बताते हैं, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, है ना। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आपको टोकिएगा, उसको बोलिएगा। अब ये जो थ्योरीज है, ये जो सिद्धांत हैं, इनको हम मेजरली 3 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। ये जितने भी थ्योरीज हैं इनको मेजरली कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। सबसे पहले जो थ्योरीज थे उसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के बाद आएगा नियो क्लासिकल, और आखिरी कौन सा थ्योरी होगा? मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। यानी जितने भी प्रशासनिक सिद्धांत हमें पता है उन्हें कितने श्रेणियों में बांटते हैं? 3 श्रेणियों में बांटते हैं। सबसे पहले शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरीज, फिर उसके बाद नवशास्त्रीय सिद्धांत, न्यू क्लासिकल्स, और अंत में क्या है? मॉडर्न थ्योरीज, ठीक है। मॉडर्न थ्योरीज, ठीक है। तो ये हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया सारे सिद्धांतों का। अब इसका बेसिक हम जान लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमें और अलग अलग सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। एफ.डब्ल्यू. टेलर का नाम किसने सुना है? टेलर सुना है? कहां सुना है? नहीं भूलना है, याद करो। ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना। एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन सा सिद्धांत दिया है? किसके लिए फेमस है? हाँ, चलिए, हाँ ठीक है, हम सुनिए थोड़ा सा। तो कह रहा है क्लासिकल का श्रेणी में है, लेकिन सिद्धांत कौन सा दिया है? व्हाट वाज हिज थ्योरी? हाँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। एफ.डब्ल्यू. टेलर है ना, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी दिया, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा तो आपको पता है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी दिया, तो क्योंकि अब देखिए जैसे हमने देखा पुराना माहौल क्या था, और अब हम चीजों को क्या कर रहे हैं? वैज्ञानिक आधार पे देखना चाह रहे हैं। वैज्ञानिक आधार पर चीजों को रेगुलेट करना चाह रहे हैं, ताकि दक्षता बढ़े, उत्पादन बढ़े, है। तो सबसे पहले कहा गया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो सिद्धांत दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का, उसमें उन्होंने क्या किया? स्ट्रिक्ट नियम कुछ बनाना शुरू, है, कि जो भी हम काम करते हैं उसे
थंब रूल की तरह नहीं, मतलब याद से नहीं करने लगा ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, एक नियमित तरीके से करना, वैज्ञानिक तरीके से करना है। थंब रूल का मतलब होता है कि हम याद से कर रहे हैं, तो उन्होंने वही कहा कि साइंटिफिक तरीके से हमें काम करना है, लेकिन थंब रूल की तरह नहीं, याद कर करके नहीं करना, ठीक है। सब चीज को वैज्ञानिक तरीके से करना है, और जब हम वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो सब व्यक्ति का अपना काम बटेगा, है ना, सब व्यक्ति का अपना काम बटेगा, समय बटेगा, और कितना कितना टारगेट हम पूरा कर पाए वो बटेगा। तो उन्होंने अलग-अलग एक्सपीरियंस, अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स की, अलग-अलग प्रयोग की, है ना, टाइम एंड मोशन एक्सपेरिमेंट सब किया। उसके आधार पर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि एक आदमी कितने समय में कितना उत्पादन कर सकता है, ठीक है। तो उसमें एग्जैक्ट पता चले कि ये उसकी क्षमता है, अगर उससे कम करेगा तो फिर बात और अच्छा नहीं कर रहा है, तो नेगेटिव पॉइंट होगा उसके लिए। और जो अपना टारगेट पूरा करेगा और ज्यादा करेगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसी अनुसार उसे वेज भी मिलेगा, है ना, उसका तनख्वाह भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ बदलाव लाया और क्या प्रयास किया कि जो भी संगठन में काम होता है उसे नियमित किया जाए वैज्ञानिक आधार पर। तो वो सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस था इन मैनेजमेंट, इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन के क्षेत्र में विज्ञान का प्रयोग उस समय आरंभ हुआ। लेकिन उस समय एक समस्या देखने को मिली कि खासकर जैसे मैंने अभी नाम लिया एफ.डब्ल्यू. टेलर का, तो इस समय में फोकस क्या हो रहा है कि प्रबंधन के जितने भी साधन हैं, जितने भी तत्व हैं, उनका संचालन वैज्ञानिक रूप से हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो उसमें ये तो जोर दिया गया कि जितने भी तत्व हैं उसे बढ़िया से यूज करना है, लेकिन है ना, आप अगर याद कर रहे होंगे संगठन के 4 तत्व कौन कौन से बताए थे? मनुष्य, मशीन, मनी, मेथड, है ना, ये 4 चीज बताए। अब इसमें आप लोग बताइए कि हमारा उद्देश्य क्या है, उत्पादन बढ़ाना, है ना। हम उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम कोई मशीन को ज्यादा चला सकते हैं, जैसा जरूरत है, ज्यादा देर चला लिए। उसी तरीके से आप बताइए, ज्यादा पैसा चाहिए, लगा दिया, मेथड भी वैसे ही लगा लिया। मनुष्य का क्या करेंगे? मनुष्य उस समय क्या है, सिर्फ इस मशीन का हिस्सा है ना, इस पूरे संगठन का क्या था, सिर्फ एक हिस्सा मात्र रह गया था, है ना, क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया में उसे रहना है ना। अभी जैसे हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कहते हैं कि मनुष्य को चलाएगा, लेकिन उस समय मनुष्य क्या था, खुद इसका हिस्सा था, ठीक है। तो इसलिए आप लिखिएगा, कहा जाता है कि मनुष्य इस समय में क्या बनकर रह गया, उसके लिए बहुत अच्छा टर्म कहते हैं मशीन, यानी पूरे यंत्र का एक छोटा सा पुर्जा बनकर रह गया, ठीक है। पूरे मशीन का क्या रह गया, एक छोटा पुर्जा मात्र बनकर रह गया कि इसमें इंसानियत की बात नहीं हो रही, इसमें क्या बात हो रही है, उत्पादन बढ़ाना, प्रोडक्शन हमारा फोकस है, ठीक है। यहां लिख देते हैं प्रोडक्शन, उत्पादन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना हमारा फोकस है। और प्रोडक्शन को कोई क्यों बढ़ाना चाहेगा, ये आदमी भी यहाँ क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा, है ना, ये चाहेगा पैसा कमाना चाहता है ना। इसीलिए ये क्या है, इसको डिस्क्राइब किया गया, इसमें बताया गया कि मनुष्य जो इस समय है वो कैसा आदमी है, आर्थिक व्यक्ति है, इज एन इकोनॉमिक मैन, यानी वो पैसे कमाने के लिए क्या करेगा, काम करेगा, ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा काम करेगा, ठीक है। और उस समय ये सारी चर्चाएं नहीं होती थी, मेंटल हेल्थ क्या है, डिप्रेशन में चला गया, वो सारी चर्चाएं नहीं होती थी। उस समय क्या बात हो रहा है कि मनुष्य को ज्यादा काम करना है, अपने प्रोडक्शन के लिए क्या करना है, ज्यादा काम करना है, ज्यादा काम करना है। तो मनुष्य क्या बनकर रह गया, पूरे यंत्र में, पूरे मशीनरी में सिर्फ एक हिस्सा बनकर रह गया, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिएगा इस समय का उद्देश्य क्या था, उत्पादन बढ़ाना। इस समय मनुष्य की भूमिका क्या थी कि वो यंत्र का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और वो हिस्सा भी क्यों बन रहा है, क्योंकि वो एक आर्थिक व्यक्ति है ना। अगर आज के समय में आप देखिएगा तो आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आजकल क्या टर्म यूज करते हैं, और मेंटल पीस चाहिए, है ना, वो सारी चीजें उस समय नहीं। उस समय क्या मनुष्य को कैसे डिस्क्राइब किया गया, उसको कैसे बताया गया, आर्थिक प्राणी, यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, पैसा, पैसा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो वैसा हो गया। अब इसीलिए आप देखिएगा एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो थ्योरी है, शुरुआती समय का क्लासिकल थ्योरी होता है, इसके बाद का जो सिद्धांत है, इसमें महत्व किसको देने की बात की गई, यहाँ पर
महत्व दिया गया किसको? मनुष्य को, ह्यूमंस को, वेरी गुड, है ना? ह्यूमंस को महत्व दिया गया कि ये सिर्फ क्या कहते हैं मशीन का पुर्जा मात्र नहीं है ना? लेकिन इनके बारे में हमें क्या करना है? ख्याल रखना है, ठीक है? और प्रशासन के दृष्टिकोण से बात करना है ना? प्रशासन में सबसे पहले जैसे हमने कहा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया गया? उत्पादन पर फोकस किया गया। मनुष्य को आर्थिक व्यक्ति सोचा जाता था और उसे क्या कहते हैं मशीन का एक पुर्जा मात्र सोचा जाता था, कॉग इन अ मशीन। लेकिन जब हम इसके बाद के सिद्धांतों को देखते हैं तब सिद्धांत किसका देखने को मिलता है? इसका ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी देखने को मिलता है। जब वो बात कर रहा है कि कोई भी संगठन में अगर आपको बेहतर उत्पादन चाहिए तो आपको ये ध्यान देना होगा कि मनुष्य किस माहौल में काम कर रहा है ना? जैसे जब आप लोग देखिएगा हम लोग भी ये करते हैं, बीच-बीच में हम लोग गायब रहते हैं कुछ दिनों के लिए, है ना? छुट्टी ले क्यों छुट्टी ले लेते हैं? ताकि फ्रेश हो, है ना? ताकि हम यहाँ ज्यादा बेहतर काम कर सकें, है ना? और इसीलिए हमें प्रावधान दिया गया छुट्टी का, हम लोग को इसलिए छुट्टी दिया भी जाता है कि हम क्या कर सकें? अपने प्रोडक्टिविटी को, अपने काम को ज्यादा बेहतर कर सकें, है ना? तो वो इस समय और उसके बाद तब क्या आएगा? यहाँ पर क्या आना चाहिए? कैसे सिद्धांतों की बात होगी? अभी हम कैसे बता रहे हैं? इस समय के सिद्धांतों में क्लासिकल थ्योरी में फोकस किस पर है? प्रोडक्शन पर है, उत्पादन पर, है ना? उसके बाद फोकस किस पर शिफ्ट हुआ? मनुष्य पर शिफ्ट हुआ, उनके कार्य स्थिति कैसी है उस पर शिफ्ट हुआ, है ना? ह्यूमन रिलेशंस, आपस में कैसे संबंध लोग काम करते हैं उन सब पर बात होने लगा, ठीक है? उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट थ्योरी इसमें क्या बात होने लगा? इसमें बात हुआ कि पर्यावरण का क्या प्रभाव, आपके माहौल का क्या प्रभाव, ठीक है? उसका बात होने लगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप देखिएगा इसमें बात होने लगा एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और उसका एनवायरनमेंट, ठीक है? और इस तरीके से हमारा थ्योरीज बढ़ा हुआ है ना? अब सिलेबस के अनुसार हम चल रहा है, ठीक है? तो ये फर्क हमने देख लिया है, अभी कौन सा देखना है हमें? इसी में आप देखिएगा जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर लोग की श्रेणी में एफ.डब्ल्यू. टेलर हो गए, हर्बर्ट साइमन हो गए, हेनरी फैरोल हो गए, फिर आप देखिएगा एफ.डब्ल्यू. टेलर हो गए, मैक्स वेबर हो गए, इन लोगों की समझ में इस समय शुरुआती समय। फिर उसके बाद न्यू क्लासिकल में किसका नाम आएगा? तब आएगा हर्बर्ट साइमन का आएगा, फिर उसके बाद आएगा ये चेस्टर बर्नैंड का नाम आएगा किसका? एडम न्यू का। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी में आप देखिएगा लुडविग वॉन बर्नौली का नाम आएगा, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स का आएगा। इकोलॉजिकल अप्रोच जो भी लोग पढ़ रहे थे थोड़ा सा, है ना? जिसमें हम क्या देखे थे? प्रिज्मेटिक सारा मॉडल हम लोग डिस्कस किए कल्चर समझने में। कौन सा समय में आएगा? इस समय इकोलॉजी, है ना? पर्यावरण आपका, है ना? परिवेश आपका कैसे प्रभावित कर रहा है आपके प्रशासन को, वो मॉडर्न आइडियाज में आता है, ठीक है? ठीक, तो हम लोग को कहां से पढ़ना है? यहाँ से, एग्रीकल्चर से, ठीक है?